हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर फिजिक्स का एस लेवल 9701 9702/11 अक्टूबर नवंबर 2024। 1 घंटा 15 मिनट का पेपर, फिजिक्स का पेपर वन। अपना नाम, कैंडिडेट सेंटर नंबर, कैलकुलेटर नंबर हमने लिख दिया। आगे चलो। पेपर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फोर्स का मुझे क्या दिखाओ, मुझे बताओ। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट फॉर द मोमेंट। मोमेंट का मुझे यूनिट बताओ। अच्छा आ जाओ, मोमेंट का यूनिट क्या होता है भाई? पहले मोमेंट होता क्या है? मोमेंट को हम बोलते हैं टॉर्क। वो होता है एफ इंटू डी। एफ का यूनिट क्या है? एफ का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, इंटू एम। तो इसका हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये कैसे आया यार? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम का क्या होता है? केजी। ए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका फोर्स का, पावर का, एनर्जी का, जूल्स का। आपको ये पावर मतलब वॉट का, इनके ऐसा यूनिट्स याद कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ। स्टेटमेंट अबाउट वेक्टर क्वांटिटी इज करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। वेक्टर, हाँ जी, बट इट इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, नहीं, गलत, क्योंकि उसके बाद एक डायरेक्शन होती है, इसलिए वो वेक्टर है। टेम्परेचर इज वेक्टर क्वांटिटी, गलत, बिकॉज इट इज कैन बी पॉजिटिव, नहीं। टेम्परेचर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, लेट मी शो यू। -273.15, -273.15। ओके, ये हो गया डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास होता है एब्सोलूट जीरो। ओके, अभी आप ये वाली चीज़ है, ये आप A2 में भरोगे, लेकिन आप ये कर लो कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड केल्विन में जो टेम्परेचर है वो जीरो होता है, लेकिन टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं, गलत। इट कैन ओनली गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट ओनली गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट इज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, सही बात है। आगे चलो। डेंसिटी ऑफ अ मास इज डिटरमाइंड यूजिंग mass and linear dimension of the block. The list shows the results obtained together with their uncertainties. The density is calculated this. What is that? ठीक है, सबर 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 सबर। आगे आ जाओ। वॉल्यूम। The density of a rectangular block is determined using this and this. पहले हम एक ब्लॉक को बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक अब ऐसे ही बनेगा, ओके। बल्कि ब्लॉक हम ऐसे बना देते हैं ना, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। अच्छा, ये हमारे पास है एल, ये हमारे पास है डब्ल्यू, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो गई? इसको हमने, इसको इसने क्या कहा हुआ है? लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट, इसको हम हाइट कह देते हैं। हाइट कह दिया, तो अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू एल, विड्थ और हाइट। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। ओ लेवल की मेंसुरेशन, ओ लेवल की मेंसुरेशन प्लस 2WH। ओके, ओ लेवल की चीज़ें नहीं भूलनी भाई, ठीक है। मास ओवर एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच। ओके, तो ये हो गया मास। मास हो गया ना, इसको हम ओवर नहीं करते। मास इंटू 1/, इसको मैं थोड़ा सा उधर ले जाता हूँ। मास इंटू 1/L इंटू 1/W इंटू 1/H। ये किसके बराबर है? रो के बराबर। तो अब परसेंटेज इन रो किसके बराबर है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में हम कांस्टेंट्स को कंसीडर नहीं करते। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में हम कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है मैं बताता हूँ, और ये हो गया परसेंटेज इन एल, सारी ऐड होगी। हमेशा अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं, प्लस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं तब भी हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है? परसेंटेज किसके बराबर होती है? ओवर रो, पी ओवर पी रो इंटू रो एम इंटू डेल्टा एम। यार कहाँ गया ये? आ जाओ, इंटू डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्लस डेल्टा एच ओवर एच। हाँ जी भाई, अब जो जो उन्होंने वैल्यूज दी हुई हम उसको लिख लेते हैं। हमने करनी है अनसर्टेनिटी, उसमें तो हम पहले कर लेते हैं डेल्टा रो ओवर व्हाट इज द रो? 2.50। एम में मास कितना है? ग्राम्स में होगा ना, 0.1/25। 0.1/25.0 प्लस 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 कितना है? 0.1 0.01/5.0।
0.01/5.00 आ गया। 0.01/2, 0.01/2.00, 0.01/1, 0.01/1.00। इस सबको आप करोगे तो आपके पास रो ऑफ पी आएगा। इस सबको ऐड करना है यार, अब ये काम नहीं करना कि ये भी मैं करूँ, ये इन सबको ऐड करना है और फिर ये चीज़ को जो है कि ये वहाँ जाके ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास रो ऑफ पी आएगा 0.05। ओके, तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। आगे भाई क्या सवाल कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द वॉल्यूम ऑफ वन पेज फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पेपर। भाई ये पेपर आपको जो मिलता है ये होता है हमारे पास A4 शीट में। ओके, तो A4 शीट के ये वाली चीज़ क्या होती है, 30 cm अप्रोक्सीमेटली, ये होती है 20 cm। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको अपने नोट्स में भी इस तरह एक तरह से याद कर लेना कि इसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, यहाँ हो गया 30 cm, और ये भी याद कर लेना कि ये क्या होती है साइड्स, ये होती है 20 cm, 20 cm। ओके, और जो थिकनेस होती है ना, जो थिकनेस होती है, थिकनेस होती है हमारे पास 0.01 mm, मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आ गया, हाँ जी, सही करते हैं। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। हाँ जी, यस, तो ये हो जाएगा 200 × 10 प्लस हाउ मच, 30 × 10 प्लस 0.01, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई होते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आएगा 60 मिलीमीटर, 60 नहीं 6, ये आएगा हमारे पास 6000 मिलीमीटर क्यूब। ओके, आ गया 6000 मिलीमीटर क्यूब। आगे वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट ए वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड यू एट एन एंगल टू द थीटा टू द ग्राउंड। ठीक है, सबर, ये होगा यू कॉस थीटा और ये होगा यू साइन थीटा। इट हिट्स द ग्राउंड एट अ टाइम टी आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। ओके, तो इसको हमने प्रोजेक्ट किया और ये जो टाइम है ये है टी के बराबर। ओके, अज्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है। ठीक है, आगे आ जाओ। Which statement does not describe the motion of the object? The horizontal velocity is constant. Yes. Here is the value of u cos theta. Yes. सही बात है, उसने कहा does not describe the motion of this object, उसने not कह दिया। Horizontal velocity is traveled by the t u cos theta. Hmm. Horizontal distance travel, let me see. Speed is equals to, horizontal जो component है वो constant है। क्यों constant है? horizontal में कोई force नहीं है। क्यों force नहीं है? driving force zero है। why zero? क्योंकि हम horizontal में कोई force अप्लाई नहीं कर रहे, हमने सिर्फ initial ये अप्लाई की, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, क्योंकि आगे कोई फोर्स नहीं है, फॉरवर्ड कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, हमने बस इनिशियल फोर्स अप्लाई की और आगे वो जा रहा है, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे वो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए तो वेलोसिटी जब एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो, एयर फ्लेक्सिबल हो, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वी एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होती है, जीरो, और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होती है, जीरो। ओके, आगे आ जाओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इसलिए ये तब लगता है जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो, तब ये डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फॉर्मूला लगता है। आगे आ जाओ। स्पीड हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये पूरा डिस्टेंस को हम कह देते हैं लेट्स से आर, आर ओवर टी। ओके, तो हमारे पास आर आएगा, टी यू, आर आएगा हमारे पास टी यू कॉस थीटा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी बात सही है, उसने गलत बात पूछी है। टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज t/2। लेट मी सी, अब हमने इसको यहाँ से बना दिया, इसको मैं थोड़ा सा अब ये है हमारे पास पूरा टाइम कितना,
ये हमारे पास पूरा कितना टाइम हो गया, लेट्स से हम इसको ब्लू से करते हैं। ओके, ये हमारे पास लग रहा है टी। तो अब इसके लिए कितना लगेगा, रेड से कर लेते हैं। आधे के लिए कितना लगेगा, इस आधे के लिए कितना लगेगा, T/2। इसके लिए भी और इसके लिए भी। और जब T/2 टाइम है, जब टाइम जो है एट टाइम, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, व्हेन टाइम, ये टी जो है इसको टाइम बोल रहे हैं हम। व्हेन टाइम जो कि टी के बराबर है इज इक्वल टू T/2, यानी जब टाइम T/2 के बराबर है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है। ओके, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ हमारे पास Vx 0 है। ओके, आगे आ जाओ। ये भी सही बात है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत। इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ तक जो है पहले ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, 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 कम 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 अंटिल इट इज 0। ठीक है, Vx, ओ यार इधर Vy है, यहाँ Vy है। ठीक है, यहाँ Vy की कहाँ गया, हाँ जी, इधर हमारे पास Vy है, Vy है। Vx हमेशा कांस्टेंट है, Vx Ux के बराबर है। Vx Vx किसके बराबर है, Ux के, जो कि हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ वो डिक्रीज कर रहा है, इधर यू है जो, इधर जो वर्टिकल कंपोनेंट है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से वो इंक्रीज कर रहा है, 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 इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। आगे आ जाओ। ये गलत है, आ जाओ। पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, फर्स्ट ट्रेवल्स, अच्छा 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। द ट्रैवल द फर्स्ट केम 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is reached to the destination in a total time of 2 घंटे। अच्छा ठीक है, उसको टोटल टाइम है 2 घंटे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस इज 290 किलोमीटर। ओके, यस, परसेंट which average must be obtained if person is to reach at, ठीक है, 200 फर्स्ट ट्रैवल 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। नहीं, उसने वो कह रहा है ना मोटर टोटल डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, 200 इज द टोटल डिस्टेंस। व्हाट इज द टाइम, वो कह रहा है कि अ पर्सन ट्रैवल द फर्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए फॉर पर्सन इज टू रीच इन अ टोटल टाइम ऑफ 2 घंटा, 2 घंटे में वो अपने टोटल क्या एवरेज स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 90 किलोमीटर का हमने पहले डिस्टेंस निकाल लिया है। ओके, 90 किलोमीटर में वो 80 किलोमीटर पर आवर में वो चल रहा है। जी हाँ जी, तो हमें 200 में से 90 को माइनस करना पड़ेगा ना। यस, क्योंकि 90 का तो हो गया। ठीक है, मतलब 110 किलोमीटर का हमने देखना है। अब 90 में वो कितना टाइम ले रहा है, हमें ये भी तो देखना है। 90 में वो कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे तो टोटल टाइम है 20 किलोमीटर के लिए, उसमें से 90 तो चल रही है, 90 चल रही है, मतलब 90 80 की स्पीड से चल रही है। अब उसके लिए हमें क्या कहते हैं, टोटल टाइम हमें बाकी का माइनस करना पड़ेगा। बाकी का माइनस कैसे करेंगे, हम करेंगे कि 2 घंटा था टोटल टाइम, इसका हमने क्या लिया, इसका दिया था 200 किलोमीटर वाला डिस्टेंस, टाइम कितना था, डिस्टेंस नहीं 200 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं था, नो 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 नो, 200 वाज द टोटल डिस्टेंस, 90 वाज द डिस्टेंस, 90 90 एंड 80, 80 90 ओवर टी, टी इज 9 ओवर 8 which is equals to 1.125, 1.125। ओके, आवर्स हमारे पास, आवर्स में आया, स्पीड भी आवर्स में, टाइम भी आवर्स में। ठीक है, तो 200 में से ये हो गया। अब 2 घंटे थे तो 2 घंटे में से हमने इसको माइनस कर दिया, 1.125, 1.125, 2 घंटे थे ना, 2 घंटे में से हमने 1.125 माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्यों, यार देखो, पर्सन इज ट्रेवलिंग 200, 200 डिस्टेंस है ना, टोटल किलोमीटर कितना है 200। अब 200 में से उसने 90 चल रही है, 110 रह गया, उसका ले लिया। एवरेज स्पीड हमारे पास 80 की थी, 90 और उसका टाइम, मतलब उसने जब 90 किलोमीटर चला 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो उसने टाइम कितना लगा उसको, 1.125 आवर्स। इसको 110 मिनट रह गया है, जिसकी अगर उसने 2 घंटे में पहुंचना है तो उसने 110 मिनट उसके पास रह गया बाकी। और अगर उसने पहुंचना है
स्पीड में, तो उसे अपनी गाड़ी इस स्पीड में चलानी पड़ेगी। 200 में से 90 को माइनस किया 110 किलोमीटर, और नीचे जो बाकी टाइम रह गया है 2 घंटे में से माइनस किया जो बाकी टाइम उसके बाद रिमेनिंग है। ओके, तो हमारा इसका आंसर आएगा 126। 126 यूनिट्स क्या होंगे? किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ गया हमारे पास डी। आगे आ जाओ। कार ऑफ मास 1200 kg हैज मोमेंटम दिस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार? मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, किसके बराबर होती है? 1/2 mv स्क्वायर। मोमेंटम, अच्छा ठीक है, ओके, mv। ओके, लेट मी सी। अगर मैं mv को यहाँ से v को मैं बना लूँ, m को अगर मैं बना दूँ तो मेरे पास वो रह जाएगा। m को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूँ, बल्कि हम m को ही बना देते, चलो m इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू v। यस, कट जाएगा, इनटू मोमेंटम और v इनटू v स्क्वायर। ओ ओ, वेलोसिटी तो है नहीं, मास है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको बजाय हम वेलोसिटी को दोबारा ढूंढे हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं, हम इसमें बनाते हैं वेलोसिटी का सब्जेक्ट। वेलोसिटी का सब्जेक्ट बनाया, मास ले लिया। ओके, तो यहाँ आ गया मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम ओवर मास का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2 m इंटू मोमेंटम का स्क्वायर इंटू m। ठीक है, अब ये कहाँ से आ गया? एम कहाँ से आ गया? स्क्वायर थे तो वो हो गया। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपने लगा देना है मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। किसके बराबर है ये? मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। ओके, ये फॉर्मूला आप A2 में भी जाके पढ़ोगे। आगे आ जाओ। इसका आंसर क्या आएगा? मोमेंटम हमारे पास आया 1800, और हमारे पास क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास, मास भी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको। हाँ जी भाई, ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 135,000 जूल्स। तो ये हमें बनती है हमारे पास किलो जूल्स। 135 किलो जूल्स, क्योंकि किलो में हमारे पास 10 के रेस पावर 3 होता है, 10 किलो में हमारे पास 3 जीरो होते हैं। लेटर इज पोजीशन ऑन आईसी ग्राउंड एंड इज लेंथ अगेंस्ट अ रफ फॉल एट इंस्टेंट इफ रिलीज इट बिगिंस टू स्लाइड। ओके, या देखो जब ग्राउंड होता है ना, तो उसने कहा था आई फ्रिक्शनल लेस ग्राउंड, मतलब यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस की कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस कहाँ से आ गई? कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है? उसका एंगल ग्राउंड से 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्रीज का। तो ये गलत है, ये भी गलत है। ओके, आगे आ जाओ। वेट सही है, यहाँ भी सही है। अब उसने कहा है कि यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, लेकिन यहाँ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, फ्रिक्शन। ठीक है, मैथ्स वालों को पता होगा ये वाला। ओके, ये अभी A2 के लिए, अभी फिजिक्स के लिए नहीं चाहिए, M1 के लिए चाहिए। ओके, तो अब इसका हमने, ये हमारे पास आ गया क्या कहते हैं F, और हमारे पास ये था P। यार क्या बन रहा है? P। ओके, तो अब हमने इसको बना दिया, बल्कि हम इसको, ठीक है, पैरेललोग्राम से कर लेते हैं यार। ठीक है, इसको ये हो गया और ये हो गया P। तो इसकी रेजिस्टिव फोर्स क्या बन रही है? ऐसे, तो इसकी बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये गलत है, सिर्फ P नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स है जी, ऐसे बनेगी। P रेजिस्टिव फोर्स है, और यहाँ हमारे पास आएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहाँ हमारे पास आएगी फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आ जाओ। ट्राई should drop from a ridge so it falls vertically. Okay, through air. Okay, the graph shows the distance parachute climb. Okay, air resistance is not negligible here. Which region of the parachute has reached terminal velocity? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है v is constant. Acceleration, resultant acceleration 0, resultant force 0, delta v, rate of change of velocity is 0. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये भी मतलब हुआ कि डी एस या डिफ्रेंशिएशन में ले आया हूँ एस ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से लेके क्या कहते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लेके ग्रेडियंट सिर्फ बी पार्ट्स में सिर्फ कॉन्स्टेंट है वो। सी पार्ट में वेलोसिटी इज ज़ीरो, नहीं सी पार्ट में तो हमारा डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारे पास वेलोसिटी होगी नहीं, वेलोसिटी जीरो होगी तो वो तो गलत है, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए हमें, तो इसलिए इसका आंसर होगा सिंपल बी। ओके आ जाओ। An elevator consists of a passenger supported by a cable that runs over a light frictionless pulley to a counterbalance. The counterbalance falls as the passenger car rises. ठीक है, मतलब ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर आ रहा है, ठीक है यार, ठीक है ऊपर जा रहा है, ओके यार। A lift consists of passengers supported by a cable that runs over a light, ठीक है, ओके। That is the likelihood of acceleration in the car, the acceleration one passenger and one the pulley is free to rotate. ओके यार, इसकी अगर मैं कर लूँ, इसका एक वेट ये, इसका वेट ये, वेट ऑफ मैन कह देता हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे इसकी क्या डाउनवर्ड फोर्स होगी, ये इसकी डाउनवर्ड फोर्स होगी। डाउन को मैं क्या लेता हूँ, वेट ऑफ मैन प्लस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ मैन क्या आ जाएगा 80 और कितना है पैसेंजर कार का 520, तो ये आ जाएगा 600 जी। ओके अपवर्ड्स क्या, अपवर्ड्स अपवर्ड्स क्या है, अपवर्ड्स क्या होगी, अपवर्ड्स जो है इसकी टेंशन के बराबर होगी, ठीक है। यस अपवर्ड्स जो है इसकी टेंशन के बराबर होगी, टेंशन किसके बराबर होगी, ये है वेट ऑफ काउंटर बैलेंस, डब्ल्यू सी बोल देते हैं हम। डब्ल्यू सी किसके बराबर है, टेंशन के बराबर, वो किसके, डब्ल्यू सी का कितना वेट है 640 जी इज इक्वल टू टेंशन, इज इक्वल टू टेंशन, ओके 640 जी, तो 640 जी जो है अपवर्ड्स जो के बराबर है, ओके। तो 640 जी माइनस हाउ मच वाज इट 600 जी इज इक्वल टू द मास ऑफ द टोटल सिस्टम। व्हाट इज द मास ऑफ द टोटल सिस्टम, इन तीनों को ऐड कर देना है, इन तीनों को। रिजल्टेंट मास यार ये देख लो, ये याद रखो, हर बच्चा समझता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अभी तो आपको भी पता नहीं है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ पता है। रिजल्टेंट सेकंड लॉ में आप ये बात याद रख लो, ये आप बात याद रख लो कि ये बात होती है रिजल्टेंट फोर्स, ये होता है टोटल मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास, और ये होता है हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। अब आ जाओ, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, अप माइनस डाउन, अप माइनस डाउन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, या राइट माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, या फॉरवर्ड, राइट माइनस लेफ्ट उसी की बात कर रहा हूँ ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 640 प्लस 80, 640 प्लस 80 प्लस 520 कितना है 640 हो गया, 640 प्लस 80 प्लस 520, हाँ जी ओके। ये है ए के बराबर, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमें ए ढूंढना है, ये जो पूछ रहा है ये दरअसल पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन मुझे बताओ, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है ना, इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो सेम है, इसमें जो एक्सेलरेशन है इन दोनों तारों में वो सेम है, क्योंकि तार सेम है इसलिए टेंशन सेम है, इसलिए जो फोर्स है यानी फोर्स और एक्सेलरेशन यानी वो भी सेम है, रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी सेम है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी इसकी 0 पॉइंट, आपने ये मल्टीप्लाई करना है 640 जी, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, फिजिक्स मैथ्स वालों या 9.81 ही रखनी है, ठीक है। 640 जी माइनस 600 जी, डाउन माइनस अप, अप माइनस डाउन, अप माइनस डाउन, अप माइनस डाउन, अप माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो 640 जी माइनस 600 जी
और इसमें सारा मैथ ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। इसका आंसर है हमारे पास बी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल आ जाओ। जी भाई, वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं स्टेशनरी बॉल ऑफ मास m is hit by a ball is hit by a bat। ओके, हमने एक बैट से उस बॉल को हिट किया। द बॉल लीव्स द बैट विद वेलोसिटी v, द बॉल इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द एवरेज फोर्स? बॉल स्टेशनरी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? Rate of change of momentum। Okay, that is the rate of change of momentum, final minus initial over t। आगे एम यू जो है वो 0 है, तो एम वी ओवर टी आ जाएगा, एम वी ओवर डेल्टा टी। ओके, यहाँ भी डेल्टा टी लगा दो। ओके, डेल्टा टी। ओके, आ जाओ, इजी सवाल। A disk of mass m across horizontal surface with constant velocity u। ठीक है, ओके, यू चाहिए हमें, यू चाहिए। ओके, लेट्स मेक द कंपोनेंट्स। लेट्स से बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इसका आएगा 4m, इसका आएगा हमारे पास 4m cos 45 डिग्रीज। इसका हमारे पास आएगा 4m sin 45 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट कम्स दिस सवाल। यस, लेट्स मेक फ्रॉम ब्लू, और इसको हम कर लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास आएगा 4m, ओ मैंने, हाँ वेलोसिटी 4 है ना, इसकी वेलोसिटी है 4mv, 4mv cos 45। ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। इस कंपोनेंट की आएगी वर्टिकल के लिए आएगी 4mv sin 45 डिग्रीज। हाँ जी, और इसकी क्या आएगी? इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m u के बराबर। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यस 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 यस, लेट्स मेक इट। इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जाए वो 0 है इनिशियल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? 4m cos 45। ओके, 4m cos 45 प्लस 4mv cos 45, 4mv cos 45 डिग्रीज। काटो काटो काटो। अब हमारे पास u और v आ रहा है, हमें चाहिए सिर्फ u। हम v को फाइंड कर सकते हैं कैसे? इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम क्या है? 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस में। ठीक है, इसको हम ब्लू से कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या होगा? अब मैं इसको जो है मैं, यार मैं ये बताया नहीं आपको। इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ प्लस, इसको मैं ले रहा हूँ माइनस, इसको मैं ले रहा हूँ प्लस, इसको मैं ले रहा हूँ माइनस। ओके, तो अब इसका जो कंपोनेंट है दरअसल वो होगा माइनस में ही। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं उसमें ले आएंगे जब हम एडिशन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अभी तो फाइनल मोमेंट, फाइनल इनिशियल फाइनल वर्टिकल मोमेंटम क्या था? इनिशियल तो 0 था, इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम 4m sin 45 प्लस माइनस, क्योंकि है ना करना प्लस है लेकिन डायरेक्शन माइनस है, माइनस 4mv sin 45 माइनस 4mv 4mv sin 45। आगे आ जाओ, यहाँ भी m और m कट जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 भी 4 कट जाएगा, तो हमारे पास v आएगा 1। आप सॉल्व कर लेना, v1 आएगा। v1 को यहाँ पुट इन कर देना है। ठीक है, और आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 4 cos 45 प्लस 4 अगेन 4 cos 45।
अब ये हम करेंगे तो हमारे पास यू आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये बात आंसर आगे चलो। An object is dropped from rest on earth from an height of 2 meters. Same object is held from the true height. ठीक है, direction of free fall is this. Acceleration of free fall if moon is 1.6. Okay. 16%, हाँ जी, क्योंकि अर्थ की अगर वो 10 ले रहा है तो इसकी 1.6 है, सही है। कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। What is the speed? What is the speed? Okay. I need to use equation of motion here. Yes. Drop है ना? It's dropped from rest. Dropped. U0 है। U0 है। V square minus U square is equal to 2as. दो कंडीशंस, constant acceleration और motion in a straight line. तो V square is equal to 2as. एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या है, अभी हम 10 ले लेते हैं, कोई इसने बात कोई थोड़ी ना की है। एस क्या है हमारे पास 2, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20/40। वी स्क्वायर हमारे पास आ गया 40। ये हमारे पास अर्थ के केस में है, अर्थ के केस में। अब हम करते हैं मून के केस में। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मून का हम ले लेते हैं 1.6, 16% का है ना उसने। एस हमारे पास कितना, उसने कहा था द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून फ्रॉम ट्वाइस द हाइट। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 12.8। ओके, तो उसने अब कहा था अर्थ और मून की, ठीक है, तो हम करेंगे 40 ओवर 12.8 का होल अंडर रूट, तो हमारे पास आएगा 1.8 एज आर फाइनल आंसर। 4 होल अंडर रूट क्योंकि है क्योंकि वी स्क्वायर आया था हमारे पास, ठीक है। अगर हमने वी या V2 कह देते हैं या V1 कह देते हैं, अगर V2 ओवर V1 चाहिए तो हम उसको अंडर रूट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा ए। लेट्स मूव ऑन। ग्राफ शोज वेलोसिटी वेरीज विद टाइम फॉर बंजी जंपर। अच्छा ठीक है, दैट मींस व्हेन द बंजी जंपर इज एट मोमेंटरीली एट रेस्ट, तब उसकी वेलोसिटी 0 एंड विच पॉइंट सी जीरो एक्सेलरेशन, तब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट टेंजेंट के हो, ठीक है। टेंजेंट ये देखो, टेंजेंट पे ग्रेडियंट क्या होता है 0, और टेंजेंट टेंजेंट में नहीं, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट को मैं इस तरह कह रहा हूँ, और वर्टिकल लाइन में कहाँ गया, ब्लैक से कर लेते। अगर एक वर्टिकल लाइन होती तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ओके यार, ओके आ जाओ। अभी उसने कहा था रेस्ट पे कब है, आर पे रेस्ट पे है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कब है, जब उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, जिसको मैंने अभी m कहा हुआ है, वो अभी 0 के बराबर हो, ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाएगा q। इजी पीजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। अ सॉलिड स्फीयर व्हिच इज लेस देन वाटर is completely immersed. Okay, it is held completely immersed in a water and for a few below the surface. The density of the water is uniform, we know it's 1000. The sphere is released. Immediately after released the water, it rises. Okay, which row describes the changes in magnitude of the thrust on the sphere under resistance as it rises. यार देखो, मैं पहले बनाता हूँ ऐसे कि वो राइज नहीं कर रहा इनिशियली। ओके, ये क्या हो गया, ओके, ये हमने एक पानी हमारा, बल्कि हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे इस तरह ही करते हैं, हमें चाहिए ये। अब हमने इसको डाल लिया एक सफियर। ओके, इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड, मतलब जो उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो उसके 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 बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सफियर है वही वॉल्यूम ऑफ द, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट का, और कितना वॉल्यूम उसने ऑब्जेक्ट किया डिस्प्लेस किया फ्लूइड का, ठीक है। कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसके अपने वो आजादी वॉल्यूम के बराबर है। तो मतलब अपथरस ये भी वेट के बराबर होती है। अब जो अपथरस है हमारे पास उसको हम फ्री से कर लेते हैं अपथरस। ओके, तो अपथरस किसके बराबर होगी, अभी अपथरस पानी अप्लाई कर रहा होता है, वो अभी किसके बराबर होगी, वेट की। अब ये तो है जब फुली इमर्ज्ड हो, अब जब वो फुली इमर्ज ना हो तो क्या होगा, तब तो नहीं होगा, लेकिन अभी वो ऊपर जा रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तब भी वो फुली इमर्ज्ड ही है ना, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, वो छोटा ही इस तरह, ठीक है। तब भी उसका वेट तो यही लग रहा है, उसकी जो अपथरस है ये वाली, वो भी यही लग रही है, लेकिन जैसे हमारी एयर रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है, तो यहाँ जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है अभी ऊपर की तरफ v, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो एक ड्रैग फोर्स को मैं इस तरह लगा देता हूँ, ये वाली एक इस तरह की ड्रैग फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। और ड्रैग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रैग फोर्स, एक तो डायमीटर के
ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारे पास साइज ऑफ द, साइज मतलब डायमीटर ही, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और उसकी वेलोसिटी के, उसकी स्पीड के, मतलब ड्रैग फोर्स इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी भी क्या बढ़ रही है, जब आप पानी को, जब आप एक ब्लॉक को करते हो, ठीक है, तो अब उसको आपने, क्योंकि उसको पकड़ा हुआ है ना, उसने देखा है कि उसने पकड़ा हुआ है और क्या कहते हैं सिलेंडर को, आ जाओ कहाँ है कि द स्फीयर इज रिलीज्ड, इज हेल्ड कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, उसको आपने हेल्ड किया, हाथों से पकड़ा है, ठीक है, इसको रिलीज किया, इसको जब आपने रिलीज किया, जब वो रिलीज होता है तो वो राइज करता है, मतलब अभी तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब आपने रिलीज किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अंटिल इट रीचेज द स्फीयर, ठीक है। अभी उस सफेद सरफेस की हमने बात नहीं की ना, उसकी अभी जरूरत है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो तो बढ़ रही है, ठीक है, क्यों पहले यहाँ स्पीड थी जीरो, और इसको हमने पकड़ा हुआ था हाथों से, इसको हमने हाथों से पिछड़ा पकड़ा हुआ था, तो इसलिए हमारे पास जो स्पीड थी, इनिशियल स्पीड वो जीरो थी। अब हमने इसको हाथों से छोड़ दिया, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ने शुरू हो गई, जीरो से उसकी स्पीड बढ़ने शुरू हो गई। जब उसकी स्पीड बढ़ने लगी तो हमारे पास उसकी ड्रैग फोर्स भी बढ़ने लगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगी, जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम ड्रैग फोर्स होगी। यहाँ यू जीरो था, इसलिए हमारे पास ड्रैग फोर्स भी किसके बराबर थी, जीरो के बराबर थी। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तरह से मैंने क्या कहा था, जब तक वो कम्प्लीटली इमर्ज्ड है तो अब तरह से हमारा किसके बराबर होगा, वेट के बराबर ही होगा, अब हमारे वेट के बराबर होगा। लेकिन जब रिजल्टेंट फोर्स की बात आएगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, विच इज अपथरस माइनस वेट माइनस द ड्रैग फोर्स, माइनस द ड्रैग फोर्स। ओके, इधर से तो इसको इंक्रीज मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब आ जाएगा यू डब्ल्यू प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ से वो इंक्रीज कर रही है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस की चीज़ बड़ी है, इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज करेगी। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फीयर डिक्रीजिंग और अपसर्ज ऑन द स्फीयर इज कांस्टेंट। सही बात, आगे आ जाओ। हाँ जी भाई, आगे वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं यूनिफॉर्म बार, यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 4 मीटर्स इट्स फ्रीली हिंज्ड एट वन एंड। ओके, 200 न्यूटन का यूनिफॉर्म बार है। यूनिफॉर्म बार का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म बार का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये 4 मीटर्स है, तो ये हो गया 2 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स में इसका वेट है। ओके, ये इसका वेट है, वेट इसका इतना 200 न्यूटन, 2 मीटर्स में इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ वेट, ठीक है। आगे आ जाओ, वो क्या कह रहे हैं, बार इज अटैच्ड टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, जीरो बाय केबल, ठीक है, केबल की उसने एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। ओके, अब ज़रा अगर मैं इसका ये बना दूँ, टेंशन ये है ना, तो इसके टेंशन के इस कॉम्पोनेंट अगर मैं बना दूँ, इसके बनाता हूँ मैं राइट से, ये हो गया इसका ये कॉम्पोनेंट, थोड़ा सा ए, हाँ, ये हो गया इसका कॉम्पोनेंट। अभी हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाउ मच दिस विल बी टी साइन 35, और यू कैन से दिस इज हाउ मच 55, यस, तो टी कॉस 55, क्योंकि ये याद रख लो 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी यू मे रिमेंबर फ्रॉम योर ओ लेवल्स, यस, ओ लेवल मैथ्स, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, ठीक है, तो अब हमने देखना है टॉर्क से अगर हम देखते हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको घुमा रही है क्लॉकवाइज और ये इसको घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट टॉर्क शुड बी जीरो, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी हमने इसको ये कहना है तो हम एम को हटा देते हैं। ओके, टोटल क्लॉकवाइज कितना, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका 4 माइनस 0.5 विच इज़ 3.5, और इसका वो कौन है, टी कॉस 35, टी कॉस 35 अभी हम लिख देते हैं टी कॉस 35, टी कॉस 55, हाँ जी, साइन 35, टी कॉस 55 इंटू हाउ मच इज इट, 4 माइनस 0.50, 4 माइनस 0.50 इज इक्वल्स टू हाउ मच, एंटी क्लॉकवाइज, हाउ मच इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास डिस्टेंस है 2 मीटर्स का, और ये हमारे पास डिस्टेंस है कितना, 2 मीटर्स का। ओके, तो 200 इंटू 2, यस, 200 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हम करेंगे भाई, तो हमारे पास आएगा हाउ मच, ये हमारे पास आएगा 199.25 न्यूटन्स। ये अगर हम 2SF में करें
तो कितना बनता है 200 न्यूटन्स। ओके, हमारे पास आंसर आया सी। लेट्स मूव ऑन। द डायग्राम शोज अ पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मीटर रूल। ओके, कौन सी प्रोवाइड ये, अच्छा फोर्सेस इक्वल है, कौन सी ये कपल फोर्स करती है, जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यार देखो, कपल की कंडीशन मैं लिख लेता हूँ। ओके, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना। कपल की कंडीशंस क्या होती है। कपल की कंडीशन होती है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, forces in opposite directions, then lines of action shouldn't meet। then ये मैं बताता हूँ क्या होता है। resultant force is equal to zero, resultant torque is not equal to zero as we need rotation। इसका क्या मतलब होगा, गोइंग डायरेक्शन। अच्छा, ये रिजल्टेंट टॉर्क शुड नॉट इक्वल टू, हमें रोटेशन चाहिए। क्यों हमें रोटेशन चाहिए, किसमें, इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब लाइन ऑफ एक्शन शुड नॉट मीट का क्या मतलब है। ये देखो, हमारे पास एक ये ब्लॉक है, ये उसकी लाइन, ये एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर रही है, इसकी दूसरी फोर्स है, एक यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है माइनस एफ कह देते हैं, और ये यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है प्लस एफ की। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है। ओके, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो दीज लाइन ऑफ एक्शन शुडंट मीट, इसका ये मतलब है एक यहाँ होनी चाहिए, एक यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये गलत है। अपोजिट डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ एक्शन इधर मीटिंग गलत। इसमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये इसके है तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, इसका बी आंसर है। हम चेक भी कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम करेंगे यार, ये देखो, इसको ये ऐसे घुमा रहा है और ये कैसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है। ओके, ये इन दोनों को ऐसे घुमा रहे हैं। कैसे, ये चीज़ उसको ऐसे घुमा रही है। ओके, और ये चीज़ भी इसको ऐसे घुमा रही है। ठीक है, अगर ये ऐसे घुमाती ना, अगर जैसे ये यहाँ होता और ये ऐसे घुमा रही होती तब नहीं होता, ये इसको ऐसे घुमा रही है। ठीक है, इस यहाँ से भी कर लो, लेकिन ये ऐसे घुमा रही है और ये इसको ऐसे घुमा रही है। ठीक है, कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रही है ऐसे। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो, इक्वल मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि ये क्लॉकवाइज इसको घुमा रही है, या एंटी क्लॉकवाइज अभी अगर घुमाता तब भी चल जाता। एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे होता, फिर वो ऐसे घुमा रही होती इसको। ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके, ये कपल या फोर्स या कंडीशन याद रख लो तो आपसे सारा सवाल हो जाएगा ये। ओके, आ जाओ। A ball of mass m is thrown up to the height h. Okay, with initial velocity v. इसकी initial velocity v है। Air resistance is negligible. Okay, air resistance negligible है। इसका क्या मतलब हुआ यार, अभी मैं दे देता हूँ इसको। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9.81। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की हमें कोई बातें करनी हो या नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी, वी नो। द टोटल वर्क डन, मुझे बताओ टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट फ्रॉम पी टू क्यू। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, क्या वर्क डन इधर बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इजंट चेंजिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड। एनर्जी अभी क्या ट्रांसफर हुई है, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ ट्रांसफर हुई है, किस चीज़ का चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक जीपी का चेंज आया। क्यों, यहाँ जीपी क्या है, जीरो, यहाँ जीपी जीरो है, यहाँ क्या है जीपी, इधर जीपी क्या है, इस पॉइंट पे जीपी है मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे क्या है जीपी, इस पॉइंट पे जीपी हमारे पास है जीरो अगेन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी से अभी जीरो। अभी हमने वर्क डन को देखना है। ठीक है, वर्क डन का हमें देखना है। वर्क डन अभी किसके बराबर होगा, अभी वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन हाइट आ रही है ना, देखो चेंज इन हाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी किसके बराबर होगा वर्क डन, अभी वर्क डन बराबर होगा हमारे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा जीपीई, चेंज इन जीपी व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एमजीएच। एमजी तो कांस्टेंट है, एमजी डेल्टा एच। एच हमारी इनिशियल क्या है, जीरो, फाइनल क्या है, पी पे एच क्या है, जीरो, क्यू पे एच क्या है, जीरो, डेल्टा एच क्या हुआ, जीरो माइनस जीरो विच इज़ जीरो। तो हम यहाँ पुट करेंगे एम जी जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो। वर्क डन क्या है, जीरो जूल्स। सिंपल सवाल, ऑलवेज लुक फॉर द चेंज, चेंज को देखना है, किसी और चीज़ को नहीं देखना। एनर्जी ट्रांसफर इज द चेंज, एनर्जी में कितना चेंज आया, गेन या लूज कितना हुई है। ठीक है, इनिशियल ग्रेविटेशनल क्या है, जीरो, फाइनल क्या है, जीरो। तो वर्क डन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर क्या है, जीरो, क्योंकि चेंज इन हाइट जीरो है। क्यू पे क्या है, जीरो हाइट, इधर क्या है, जीरो हाइट, कोई चेंज आया हाइट में नहीं, तो हमारे पास जीपी क्या हो जाएगी, जीरो। जीपी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। आगे आ जाओ। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 30 वर्टिकली फ्रॉम इट्स टॉप।
The spring obeys hook law. Okay. Spring is not compressed and not stretched. Okay. Initially, ठीक है. A mass of 0.5 is attached to the bottom of the string. Okay. The mass is released from rest and falls. Okay. Frictional effects are negligible. Okay. In the motion that follows, what is the maximum tension? सबर. अब पहले अपने ऐसे पढ़ना ओके ओके करके आपको पूछ जाए आपके दिमाग से क्या देखा है. Mass is released from rest. Rest का मतलब है u is equal to 0 मीटर पर सेकंड and falls. Falls. ओके. वो फॉल कर जाता है. ठीक है. मास किया पहले वो रिलीज फ्रॉम रेस्ट उसको हमने पकड़ा हुआ था हाथों से. ठीक है. उसको हमने पकड़ा हुआ था हाथों से उसको फिर हमने रिलीज किया तो u इक्वल टू 0 से हमने इसको रिलीज किया. ठीक है. लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट. ये हमारे पास सरफेस आ गई. बेंच या आप कह दो. ठीक है. ये हमारे पास आ गया ब्लॉक. ओके. और ये हमारे पास आ गई नीचे की सरफेस. ये हो गई हमारे पास नीचे की सरफेस. ओके 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 ओके. लेट्स मेक द बेस लाइन. ये हमारे पास आ गई बेस लाइन. ओके. ये इसके सेंटर है ना. हाँ ठीक है. अब ये आ जाओ ये चीज़ ये लो और ये लो और ये हमारे पास आ जाएगा H1. ठीक है. अब इसको ही मैं ज़रा थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ. कहाँ गया. ये लो उठो और इधर आ जाओ. ये उठाया सारा और इसको हमने कर दिया इधर ट्रांसफर. आ जाओ. हाँ जी. अब हम इसको दोबारा बनाएंगे. ये है इनिशियली. ठीक है. इसको ये हुक्स लॉ अप्लाई करता है. इसका मास कितना है अभी. इसका मास हमने बताया नहीं. इसका मास है हाउ मच. What is the mass of the block? It is 0.50 kg. This is the mass. ठीक है. अब हम let's make the surface again. ब्लैक से बनाएंगे. ये हमने बना दी सरफेस. ओके. अब ये इनिशियली हमने इसको हेड किया हुआ था ना हाथ से. हमने हाथ से इसको हेड किया हुआ था. इसकी u थी 0. अब हम इसको छोड़ देंगे. जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी कुछ. ठीक है. इसकी थोड़ी एक्सटेंशन हो जाएगी. काफ़ी है. इतनी तो काफ़ी है. ठीक है. ये हमारे पास ब्लॉक. ये हमारे पास ब्लॉक हो गया. यार ब्लॉक सीधा ही नहीं बन रहा. सही है. ठीक है. आ जाओ. ये हमारे पास सरफेस है. मैं सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ. इलास्टिक की बात करता हूँ. सबर. पहले हमेशा हम डायग्राम मैं मुझे समझा दूँ. ठीक है. डायग्राम समझ गई तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास बेस लाइन होगी इसकी. ये हमारे पास क्या होगा H2. ठीक है. ये होगी बात. इसका वेट क्या है. वही इसका वेट वही है. इसका वेट वही है. ये हमारे पास है 0.50 kg. ठीक है. ये हुआ था इनिशियली u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. इसको हमने हाथों से पकड़ा हुआ है. इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ. ओके. ये क्या हो रहा. ओके. ये हो गया. आ जाओ भाई. अब देखो यार जब ये चीज़ है ना तो इसके पास कोई GPE है. ये एक हाइट पे है तो इसकी जाहिर सी बात है इसके पास कोई GPE मौजूद होगी. तो लेट्स से इसकी GPE मैं कह देता हूँ G1 जो कि बराबर है mgh1. ओके. अब क्या यहाँ इसके पास कोई GPE है. यस. ये किसी हाइट पे मौजूद है. कम है GPE लेकिन मौजूद है. कम है. पहले तो बात ही क्यों कम है. क्योंकि हाइट कम है. मास कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट रहता है ना. एट द सरफेस ऑफ अर्थ यू आर कांस्टेंट. ठीक है. ये G इज कांस्टेंट. ओके. अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट. अब आ जाओ. इसका क्या मतलब हुआ कि H2 क्या हमारे पास. H2 हमारे पास आ जाए. इधर GPE2 मैं कह देता हूँ. वो किसके बराबर है. वो है mgh2 के बराबर. यह बात हो गई. क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया है. हाँ जी. आप कहोगे यार कम होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो आप कहोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है. अभी मैं इसको सिर्फ चेंज कह देता हूँ. चेंज क्या बराबर है G1 माइनस G2 के. अच्छा ठीक है. अब क्या इसके पास यहाँ कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. आप कहोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. मैं कहूँगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 Fx या 1/2 kx स्क्वायर. x नहीं है. x क्या होती है. x होती है एक्सटेंशन या और कंप्रेशन. क्या x मौजूद है. x मौजूद नहीं है. इस चीज़ में x मौजूद नहीं है. एक्सटेंशन नहीं है. कंप्रेशन नहीं है. ठीक है. उसने लिखा है ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो. स्प्रिंग इज नॉट कंप्रेस एंड नॉट स्ट्रेच. अगर वो ना भी लिखता डजंट मेक अ डिफरेंस क्योंकि वी आर होल्डिंग इट एंड दिस में इट्स कॉमन सेंस कि जब आप उसको होल्ड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है ना उसके पास कंप्रेशन है. ठीक है. तो इसकी ये स्टेटमेंट फजूल है. बच्चे को इतनी तो अकल होती ही चाहिए. ठीक है. तो अभी ये जो चेंज आया इसको अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ना. इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. ये हाँ जी. आ जाओ. ये हुई ना बात. अब आ जाओ. ये चीज़ क्या है. ये है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मौजूद हुई है. एफ किसके बराबर है. वेट के बराबर. एफ कौन सा है जो लोड है वो किसके बराबर है. वेट के बराबर. वो है वेट ऑफ द ब्लॉक. वो है 0.50 G के बराबर. ठीक है. mg के बराबर. अब इतना तो पता चल गया आपको. अब एक्सटेंशन मौजूद है. एक्सटेंशन जब हुई है चेंज इन लेंथ हुई है ऑफ द स्प्रिंग. इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन की है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है. GPE में लॉस आया है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया.
जीपीई में जो चेंज है वो एक्सपोनेंशियल एनर्जी के बराबर है, एक्सपोनेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर है। जीपीई में जो लॉस है वो एक्सपोनेंशियल एनर्जी के गेन के बराबर है। तो जीपीई का जीपीई का चेंज कैसे हम कर सकते हैं? जीपीई का चेंज हम ऐसे लिख सकते हैं, और G1 माइनस G2, हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कह दूँ कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2, ओके, ये बात होगी। जीपीई क्या होती है हमारे पास? एम जी डेल्टा एच होती है, मान गए आप। अब वो किसके बराबर है? वो बराबर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? 1/2 के एक्स स्क्वायर। अभी के मौजूद है हमारे पास, इसलिए हम स्प्रिंग कांस्टेंट मौजूद है ना, हाँ ठीक है मौजूद है, तो हम उसके कर सकते हैं। लेकिन आप लोड से भी आप कर सकते हो, आप लोड से भी कर सकते हो। आप अगर आप एफ जी से करो, मैं वोल्ट से भी कर दिखा दूंगा, ठीक है। एक्स क्यों मैंने यहाँ डेल्टा एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्स जो है वो एक्सटेंशन है, गेन हुई है ना, गेन हुई। अभी लास्ट पोटेंशियल एनर्जी की गेन के बराबर करना, या अगर आप यहाँ भी डेल्टा एक्स लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं, लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है? एक्स माइनस जीरो, इनिशियल एक्सटेंशन जीरो है, ओके। डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा एच किसके बराबर है? एच वन माइनस एच टू के बराबर। एच वन माइनस एच टू किसके बराबर है? अगर मैं कहूँ एच टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एच वन, ऐसी बात है। एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस एक्स। क्यों? ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये एक्स और एच टू का ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं लगा बना दूँ, एच वन को मैं ये डाल देता हूँ, यस आ जाओ डाल देते हैं। तो अगर मैं ये कह दूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू एच वन हमारे पास क्या? एच टू प्लस एक्स, एच टू प्लस एक्स माइनस एच टू, ये कर जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा एक्स के बराबर। ये मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ओके। डेल्टा एच आ जाएगा इसके बराबर, तो ये आ जाएगा एम जी एक्स माई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ओके। 1/2 के एक्स माइनस उसका स्क्वायर, के एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ओके। तो अब एम जी एक्स यहाँ 2 ले आओ, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। या एक्सटेंशन कांट भी जीरो, तो हम काट सकते हैं। अगर नहीं होता तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन कांट भी जीरो। ये मैथ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स वाले हो जो बायो वाले हैं उनको के लिए कोई टेंशन नहीं, आप काट दो बायो वालों, ठीक है। ये मैथ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 mg ओवर के, ओके। mg क्या? वेट के बराबर। लेट्स कैलकुलेट। तो हमारे पास एक्स आएगा 2 इंटू 0.50, 0.50 इंटू 9.81, विच इज द के, वट वाज द के? 30, ओके। लेट्स कैलकुलेट द के। आ जाओ भाई। 2 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, इंटू 9.81 किया, ओके। आंसर को हमने डिवाइड किया 30 के साथ, ये हमारे पास आ रहा है 0.327, ओके। व्हाट वाज द यूनिट? ओके, तो हमारे पास आ रहा है 0.327। तो 0.327 हमारे पास कितना है? 0.33 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? डी। इसका हमारे पास आंसर आएगा डी के बराबर। अब अगर मैं इसको उससे करता हूँ, इधर मैं ले आता हूँ, क्या कहते हैं, एफ। तो मैं कह दूंगा एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स, ये इससे कट जाएगा, तो एम जी 2 ओवर एफ, हाँ जी। तो एम जी हमारे पास आ जाएगा ये, और एफ हमारे पास आ जाएगा भाई अगर हम इसे करते हैं, क्या कहते हैं, एम जी डेल्टा एच को अगर मैं इसको बराबर रखता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कहता हूँ एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स, तो ये एक्स इससे कट जाएगा, 2 mg ओवर एफ हो जाएगा, 2 mg ओवर एफ। तो इसका मतलब हमारे पास तो सही आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, एम जी एक्स, एफ हमारे पास क्या है? वेट के बराबर, ऑफ कोर्स एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स, ये इससे कट जाएगा, ओके। 2 mg ओवर एफ, 2 mg ओवर एफ इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारे पास एफ क्या आ जाएगा? एम जी के बराबर, और ये हमारे पास इक्वेशन ही खराब हो जाएगी। तो ये सही तरीका है ही नहीं, क्यों? क्योंकि एफ जो है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर। एफ वेट के बराबर है, एफ वेट के बराबर है जो कि एम जी के बराबर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ही हमारे पास काम खराब कर देगी, ये हमारे पास सही इक्वेशन नहीं है, ओके। तो हमने इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से ही करना पड़ेगा। उसने वैसे भी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है तो हम उसी से करेंगे, ओके। आ जाओ, इसका आंसर था डी। आ जाओ। अ वायर हैज अ टोटल ओरिजिनल लेंथ दिस, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, फोर्स है, एक्सटेंशन कॉज करती है, हुक्स लॉ obey करती है, यंग मॉडुलस क्या है? ये गलत है, ये उल्टा लिख दिया सर, ये 1 और ई किया, ओके। ई क्या होता है? ई होता है हमारे पास स्ट्रेस, और अभी ये आपको स्ट्रेस नहीं दे रही, A2 आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगी, ओके। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इतना नहीं देगी, अगर आप पढ़ने वाले हो तो इतना नहीं देगी आपको, हाँ जी। स्ट्रेस क्या, इसको अगर हम इसको ऐसे देख लें तो ये बात होता है एफ एल ओवर ए एक्स। एफ ओवर एक्स क्या होता है हमारे पास? के स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी हमें ऐसे करना पड़ेगा। अगर हम इसको कहते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारे पास एफ ओवर ए इंटू 1 ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? एक्स ओवर एल, ठीक है। तो एक्स ओवर एल को हमने, वो स्ट्रेन नीचे एक्स ओवर एल होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा एल, तो ये हो जाएगा एल ओवर एक्स, ओके। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अभी हमने ये वाली करनी है इस्तेमाल,
एफ ओवर ए इंटू वन ओवर स्ट्रेन। ओके, तो ये बस ये वाला बनता है, ईजी, आ गया, आ जाओ। A wire is stretched by gradually increasing force. The force connection graph of the wire is shown. Okay. Which statement must be correct? अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट को ये फैक्ट, कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट होनी चाहिए? ओके, ओपिनियन नहीं होना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट होनी चाहिए? पॉइंट क्यू इज द इलास्टिक लिमिट, गलत। पॉइंट टू, क्यू इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, ओके भाई, आ जाओ। पॉइंट आर is the limit of proportionality? No, but it can be the elastic limit. The limit of proportionality है ही नहीं ना, क्यों elastic limit है, but it can be, can be, हमें पता नहीं है for sure, it can be elastic limit. Okay. The area under PS graph is the elastic potential energy stored in the graph. गलत, बहुत ही गलत बात की है, मैं बताता हूँ क्यों है, सारी बात मैं बताता हूँ। पॉइंट P से S is work done in stretching the wire. Yes. यार देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बराबर नहीं है? अगर मैं यहाँ से ग्राफ को वापस खींचूँ ना, तो ये जो है ना, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये है हमारे पास थर्मल एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास लॉस्ट होगी थर्मल एनर्जी, पूरे वर्क डन में से कुछ थर्मल एनर्जी लॉस्ट होगी और कुछ जो है हमारे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आ गई। अगर मैं क्यू से यहाँ करूँ ना, ये क्यू से अगर मैं करूँ पी की तरफ, यार ये, हाँ जी, तो ये जो ग्राफ है ना, तो ये हमारे पास पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तब हमारे पास कोई थर्मल एनर्जी लॉस नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो कुछ जो है वो थर्मल एनर्जी लॉस्ट हो, कुछ जो है एनर्जी वो लॉस्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी से लॉस्ट हो जाती है। ओके, इसलिए इट इज़ नॉट ये, हाँ, लेकिन ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, ये वर्क डन, ये जो पूरा है हमारे पास एरिया, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी लॉस्ट एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये इन दोनों के बराबर है। ये बीच में ये जो यहाँ तक है ना, ये कहाँ, ये रहा, हाँ जी, ये जो चीज़ है ना, ये है थर्मल एनर्जी लॉस्ट एज ही, ये थर्मल एनर्जी लॉस्ट, हीट एनर्जी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल को क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं स्प्रिंग एज स्ट्रेच लेंथ ऑफ 0.30 मीटर। ओके, स्प्रिंग ऑप्शनल दिस, ये के है, ये एल है। ओके, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड विद इन दिस लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन मतलब वो हुक्स लॉ को बेकर रहा है। तो न्यू स्प्रिंग इज लेंथ, अच्छा, एक्सटेंशन कितनी आ गई? एक्सटेंशन हमारे पास है 0.50 माइनस 0.30, ये कितना बनता है? ये बनता है 0.20 के बराबर। यस, आ गया। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? लेट मी सी। हुक्स लॉ को बे कर रहा है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? 1/2 fx के बराबर। तो हमारे पास f है, हमारे पास k है, यस, हम k को इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/2 kx स्क्वायर, 0.5 माइनस मल्टीप्लाई है k कितना है? 400, और एक्सटेंशन है 400 इंटू 0.20 का स्क्वायर। ये करोगे तो आपके पास आएगा 8 आंसर, 8 जूल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सारी जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग है वही हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, कोई लॉसेस नहीं हुए। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप ये होता है ना ग्राफ, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये इसके अंदर ही हमारे पास इसके ये सारा ग्राफ के एरिया जो है 1/2 एफ और एक्स है। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन अगर वो बेंड करना शुरू हो जाएगा तो ये जो चीज़ है ये लॉस हो जाएगी। क्या कहते हैं, ब्लू से क्यों कर रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ है ना, फिर ये इतनी जो थर्मल एनर्जी, ये जो स्ट्रेचिंग है, ये वर्क डन जो है हमारे पास लॉस हो जाएगा, ये एनर्जी हमारे पास लॉस हो जाएगी, और हमारे पास सारी जो एनर्जी है, सारी एनर्जी जो बाकी है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन आपने किया, तो उसमें से कुछ जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो गया ऑब्जेक्ट, और कुछ मतलब कुछ जो है वो हीट एनर्जी लॉस हो गई है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी लॉस हो गई है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट में जब आप वर्क डन करिए, आपने स्ट्रेच किया, और कुछ जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कन्वर्ट हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास था, बल्कि मैं रेस क्यों कर रहा हूँ, ऐसे ही सही है, आ जाओ। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट सवाल। A wire consists of 3 meter length of metal X to a length of metal Y. The correction area is uniform. Okay. A is constant. Okay. A load is hung. Okay. From the wire. Cause metal X to extend by 1.5, metal Y to extend by this. Okay. उससे बताया भैया. Okay. Extension X की है. Same load is hung from a second wire. Okay. A constant consisting a length of this. Both wires extended within their limit of proportionality. Obey Hooke's law. Total extension. Okay. Let me see. E is equal to F L over A X. एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास बड़ा है, और हमारे पास हम बता देते हैं X। जब पहली बार हुआ है तो उसके बाद हमारे पास लेंथ और एक्सटेंशन की हम बात कर लेते हैं। टोटल लेंथ कितनी है इसके पास? 3। एक्सटेंशन कितनी हुई है? 1.5 की। टोटल लेंथ 3 है, एक्सटेंशन है 1.5 की। जब उसकी दूसरी वायर के लिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है? कंसिस्टिंग 1 है,
उसकी हमें एक्स क्या है हमें ढूंढनी है। ओके तो वाई कर लेते हैं। वाई के लिए हम करते हैं, इसका कहता हूँ ब्लू से लेंथ क्या है, एक्स क्या है, लेंथ हमारे पास कितनी है। पहले के लिए 1 एक्सटेंशन है 1। ओके 1 मिलीमीटर। लेट मी कन्वर्ट करके इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, इंटू 10⁻³ ओके। इधर भी हमारे पास कितनी लेंथ है 1, एक्सटेंशन कितनी हुई थी 1 मिलीमीटर की। ओके आ जाओ, दूसरे में हमारे पास लेंथ कितनी है 3। ओके इसको हम कह देते हैं जी बराबर, पहले हमने यहाँ से वाई फाइंड किया, वाई हमारे पास आएगा, लेट अस फाइंड वाई 3y 3/1.5 इंटू 10⁻³ 2000। और उल्टा कर दिया 1 ओवर आंसर 5 इंटू 10⁻⁻4 ये बनता है 0.5 मिलीमीटर। ओके जी कितना आएगा, जी आएगा 3 इंटू 1 इंटू 10⁻³ 3 मिलीमीटर्स। लेट्स ऐड बोथ। हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन, यस हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार देखो, एक तो मैंने यहाँ रेशियो कैसे लगा दी, मैं आपको ये बताना भूल गया, रेशियो कैसे लगा दी ये देखो, क्योंकि वो है ना, ये देखो यार ई हमारे पास सेम है, जैसे इलास्टिक उसकी बात नहीं की यंग मॉडुलस वाले की, ई हमारे पास सेम है, लोड इज द सेम, कांस्टेंट एरिया सेम है, इसने लोड का कंसिस्टिंग सेम लोड सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको बनाऊँ ऐसे, एल इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर एफ, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्यों, क्योंकि ए ई इलास्टिक क्या कहता है, यंग मॉडुलस सेम है, एरिया सेम है, फ्रैक्शनल एरिया, फोर्स सेम है, लोड सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि L1 ओवर L2 इज इक्वल टू x1 ओवर x2। ओके ये हमारे पास आ गया, इसलिए हमने यहाँ वो रेशो लगा दिया ये वाली। ओके इसलिए हमने इन दोनों के लिए ये रेशो लगा दिया। हमारे पास हम दो टोटल एक्सटेंशन क्या आएगी, व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड वायर, टोटल एक्सटेंशन आएगी, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, ये है फर्स्ट वायर, ये है सेकंड वायर। ओके टोटल एक्सटेंशन क्या आएगी, वाई और जी को ऐड कर देते हैं, वाई लिखा है मैंने, वाई और जी को ऐड कर देते हैं, वाई कितना है हमारे पास, वाई हमारे पास आया है 0.5 और ये हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 3.5 मिलीमीटर्स। व्हाट इज आंसर, इट इज बी। आ जाओ, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, displacement is the amplitude, maximum displacement is the amplitude, yes, the period of the wave is 21, how it can be determined, let me see, what is the wavelength, the wavelength is this, the wavelength is this is the lambda। अब लैम्डा हमारे पास है कितना 4 सेंटीमीटर्स, इसने स्पीड मीटर पर सेकंड है यार, यही तो हरकत है इसकी, तो हम ये कह देते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। ओके अब व्हाट इज द पीरियड, पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड हम नहीं, पीरियड इसने दिया हुआ है, हाँ जी, तो पीरियड इज 91 इंटू 10⁻³ सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 ओवर 91 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे पास आ जाती है, लेट्स कैलकुलेट 1 ओवर 91 इंटू 10⁻³ दिस इज हाउ मच 10.98 विच इज 11 हर्ट्ज। ओके अभी मैं स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहा, देखते हैं अभी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ उसकी 5 नहीं है, गलत, इट इज लॉन्गिट्यूडल वी कांट टेल, और वी कांट टेल हमें ये, इट कैन बी लॉन्गिट्यूडल कैन बी ट्रांसवर्स वी कांट टेल। ओके हमें ये नहीं पता, इट इज ये नहीं हम कह सकते कि यार ये देखो ट्रांसवर्स लग रही है वी कांट टेल, ठीक है, ये हमारे पास हो सकती है रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, वी कांट टेल। ओके अभी ये क्या हो सकता है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट नहीं की लेकिन बड़ा फ्रीक्वेंसी ये है, यस, तो ये हमारे पास सही आंसर आएगा। वेलोसिटी को हम एफ लैम्डा से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एफ हमारे पास कितना 11 इंटू हाउ मच इज द लैम्डा 4 इंटू 10⁻⁻2, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 ही आएगा। ओके इसको मैं 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। आ जाओ, विच ग्रुप ऑफ ईएम रेडिएशन इज अरेंज्ड इन द शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, यार देखो हम ऐसे याद करते हैं,
Read my instructions. Visible under X-ray glasses. Frequency increasing. Energy increasing. When इधर से हमारे पास क्या आ रहा है? लैम्डा इंक्रीजिंग. यू आर अ गुड बच्चा, तो आपको इन सब की वेवलेंथ भी याद होगी. वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से कुछ एक याद कर लो. अगर आपने दोनों याद कर ली फिर तो कमाल कमाल के हो फिर आप. हाँ जी, शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट. शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अच्छा, ये तो हमने ऐसे देखना है. ओके. विजिबल. ओके. अल्ट्रा वाइट. गलत 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 गलत. एक्सरे के बाद इंफ्रारेड. यस. इसके बाद माइक्रोवेव. सही. डी सही है. ओके. विजिबल के बाद माइक्रोवेव. उसके बाद इंफ्रारेड. गलत. रेडियो के बाद विजिबल. गलत गलत. आ जाओ. अब ये फ्रीक्वेंसी दिस. व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5 इंटू 10 की पावर 9. ओके, ये फ्रीक्वेंसी हो गई. अब हमारे पास व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 1 ओवर एफ, विच इज 1 ओवर 50 इंटू 10 की पावर 9. 50 नहीं, 5 10 की पावर 9. तो हमने किया 5 इंटू 10 की पावर 9. गीगा कितना था? 10 की पावर 9. 1 ओवर आंसर 2 इंटू 10 की पावर -10. लेट अस कन्वर्ट इज ENG. 200 पिको सेकेंड्स. यस, 200 इंटू 10 की पावर -12 आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास उसकी ऑप्शन मौजूद है. ओके. 200 पिको सेकेंड्स. फेमटो कितना होता है? 10 की पावर -15. नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9. पिको कितना होता है? 10 की पावर -12. ठीक है. और इसने माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6. ये आपको सारे याद करने हैं. ओके. Three statement about progressive wave are listed. They have the same frequency. Okay. They have the same amplitude. The waves are arranged with the constant phase difference. Okay. Which statement must be correct for the two waves to be coherent? Coherent का भौतिक है. Coherent होने के लिए हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हमारे पास सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए. कोहेरेंट होने के लिए हमें ये दो कंडीशन होनी चाहिए. ओके. एम्पलीट्यूड का सेम होना ये जरूरी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1 and 3. ओके. लेट्स मूव ऑन. Waves P and Q have the same amplitude. यहाँ लगेगा Malice's law. What is the Malice's law? Malice's law is A is equals to A naught cos थीटा. बल्कि यहाँ लगेगा नहीं, ये मैं अच्छा बता लेते हैं. A square is equals to A square cos square थीटा. तो अब यहाँ लगेगा ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला. ओके. तो I is equals to I, यहाँ नॉट आएगा. यस, I नॉट cos स्क्वायर थीटा. ये है हमारे पास Malice's law. ओके. ये हो गया हमारे पास. टू वेव्स P and Q have the same amplitude. उनका एम्पलीट्यूड सेम है. ओके. दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड. उनका एम्पलीट्यूड सेम है तो उनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी. दे मीट इन फेज. उनका फेज डिफरेंस कितने बराबर है? उनका फेज डिफरेंस क्या है? उनका फेज डिफरेंस है 0 डिग्रीज या 360 डिग्रीज. ओके. एट पॉइंट एक्स. ओके ओके ओके. ब्लैक्स बनाते हैं. ये एक्स कह देता हूँ मैं, और एक ब्लू को भी कह देता हूँ मैं. बल्कि थोड़ा सा मैं ब्लू को छोटी बना देता हूँ. ओके. तो अब रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी? ग्रीन से बना देते हैं. इतनी गंदी वेव. ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव बन गई. ओके. पी कहाँ गया? इसको मैं कहता हूँ पी, और ब्लू को मैं कह देता हूँ क्यू. ओके. आ जाओ. इन फेस एंड इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव विद इंटेंसिटी आई. हम उससे कर लेंगे, इस वाले रिलेशनशिप से हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पी इज डबल्ड. व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. लेट मी सी. जब एट एक्स, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट एक्स? एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड टोटल इज ए प्लस ए. 2a हो जाएगा. अब उसने कहा है कि उनकी जब 2a है तो इंटेंसिटी क्या है? एट एक्स इंटेंसिटी टोटल इज इक्वल टू आई. उसने कहा है आई के बराबर है, आई के बराबर. तो अब हमारे पास ये रिलेशनशिप है, ये वाला है ना, ये चीज़ हमारे पास. अब हम इसको यहाँ लगा देंगे कि I1 और I2 इज इक्वल टू A1 और A2 का होल स्क्वायर. आई क्या है? I1 क्या है? IT अभी हम कह रहे थे पहले केस में, वो किसके बराबर है? आई के बराबर. A1 क्या है? 2A. दोनों को ऐड किया. ओके. इसको हम बाद में कर लेंगे. और इधर उसको हम कह देते हैं एक्स, बल्कि A2 ही कहते हैं. A2 का होल स्क्वायर. बल्कि यार इसको एक्स कह देते हैं, आप उससे भी डिफरेंस हो जाएगा ना, फिर एक्स ही कह देते हैं. आ जाओ. अब उसने कहा है उसने इंटेंसिटी ढूंढनी है, तो हम इसको एक्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं, इसको हमने ढूंढ, इसलिए हमें मौजूद होगा, हमें एक्स को इसको ढूंढना है.
अब व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पी इज डबल। अच्छा, पी का अब डबल हो गया, तो अब एम्पलीट्यूड टोटल क्या हो जाएगा, ए टी। अब क्या हो जाएगा, ए टी न्यू की बात कर देता हूँ मैं, पी का डबल हो गया, पहले ए था पी का, अब हो जाएगा 2 ए, टू का सेम है तो ए आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 ए। ओके, न्यू क्या है 3 ए, आई क्या आ जाएगा 4/9 एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास आता है, अगर मैं इसको 9/4, 9/4 आ जाएगा, और उसको एक्स, यार इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, 2.3 बन रहा है, यस आ जाओ। Radio waves can be polarized because they are transfer waves. Transfer waves can be polarized. Transverse waves can be polarized. ओके, इसकी बात जो है मैं आपको क्या कहते हैं, एक वीडियो नीचे है ईटी फिजिक्स वाली, उसको मैं दिखा दूंगा कि ट्रांसफर वेव कैन बी पोलराइज्ड क्या कहते हैं, और क्यों पोलराइज हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो होती हैं अबाउट, वो ट्रांसफर वेव्स होती है, ट्रांसफर वेव से पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी पोलराइज। ठीक है, ये बात जो है ये धूप के लिए भी होती है, इंफ्रारेड वेव्स कैन बी आल्सो बी पोलराइज, क्योंकि जो सन से जो वेव्स आ रही होती है वो इंफ्रारेड होती है। ठीक है, इसकी मैं वीडियो जो है वो ईटी फिजिक्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज बिकॉज दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती वेव्स। ओके, ये कांट बी पोलराइज्ड। आ जाओ, इसकी रीज़न क्या है, नहीं, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से ज़्यादा होती है, नहीं, ये रीज़न नहीं है इसकी। रेडियो वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स, हाँ जी, यस, इसकी बी रीज़न है। रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल टू वैक्यूम, वैक्यूम से ट्रैवल ना हो ये कोई बात, मसले की बात नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि रेडियो वेव्स आर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नहीं, ये गलत है, रीज़न नहीं है इसका। रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल एट मच हायर स्पीड, यस, रेडियो वेव की स्पीड है 3.0 × 10⁸, बट उनकी जो है क्या कहते हैं वो नहीं है, रीज़न नहीं है इसकी। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा के बराबर, is normally on a diffraction grating with total number of lines n, with total number of n lines in width w. Okay, a second order maximum is observed at an angle of diffraction theta. Okay, at an angle of direction theta. What is n? मुझे n बता दो। अच्छा ठीक है, पहले मैं बता दूं कि वो क्या कह रहा है। यार वो कह रहा है कि ये देखो, ये हमारे पास एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं d। d क्या होता है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। What is the distance between two adjacent slits? Distance between two adjacent slits. Okay. अब इसकी इसने विड्थ क्या दिखाई है, इसकी विड्थ है W. ओके, इसको मैं ओके, तो हमारे पास अब इसको यहाँ से हमने लाइट दी है, अब वो लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे डिफ्रैक्ट होगी, वो होगी ऐसे, यहाँ 1 2 3 -1 -2, n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to -1, n is equal to -2। ओके, तो हमारे पास अब ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी पूरी जो इसकी स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी स्क्रीन। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी ग्रेटिंग, ये है हमारे पास ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस से डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी क्या होता है मैंने बता दिया, तो अब मैं ये कह सकता हूँ इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, एन, एन नंबर ऑफ लाइन्स है ना, उसने बताया एन नंबर ऑफ लाइन्स, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स है, एन नंबर ऑफ लाइन्स, इतनी दफ़ा इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, डी के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डी किसके बराबर हो गया, हाँ जी भाई, डी किसके बराबर है, डी किसके बराबर होगा, फिर ये देखो यार हमारे पास, पहले मैं इसका रेस करूँ, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, एन, एन नंबर ऑफ लाइन्स है, एन नंबर ऑफ लाइन्स, एन नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, उन दोनों के दरमियान क्या डिस्टेंस है, डी के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि एन डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स आ रही है, एन, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये क्या कहते हैं डी के बराबर। तो डी, ठीक है,
डी दोनों के दरमियान तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो n नंबर ऑफ लाइंस के दरमियान अगर मैं ये d है और ये कितनी नंबर ऑफ लाइंस है n, तो इन दोनों को अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा w। ओके, तो हमारे पास d किसके बराबर आएगा? ओके, क्यों? अब यार देखो, मैं बताता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ। देखो, हमारे पास है n नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, n नंबर ऑफ लाइंस है। ओके, ये है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस। इन सब के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो वो है d के बराबर, ठीक है। तो d जो है, अगर फर्स्ट कर लो इतनी नंबर ऑफ लाइंस है, तो इस दोनों के, इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? d के बराबर। तो n को अगर मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगी w की। n वैसे क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, लेकिन अभी इसने w की बात की थी कि w में कितने नंबर ऑफ लाइंस है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विड्थ, तो वो हमारे पास है w के बराबर। तो मतलब n को अगर मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि d डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स, तो n स्लिट्स में, n नंबर ऑफ लाइंस में, बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स नहीं, बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स इन द डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, हाँ जी। तो n को अगर मैं, n नंबर ऑफ लाइंस को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स, तो हमारे पास आ जाएगा w। टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास, ओके, है w। ओके, तो हमारे पास d किसके बराबर आएगा? d आएगा हमारे पास w ओवर n के। ओके, आगे आ जाओ। w ओवर n साइन थीटा क्या होता है यार? थीटा ये एंगल होता है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। ओके, साइन थीटा व्हिच इज द n, उसने बोला n, उसने बोला है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल थीटा। ओके, ये है 2 लैम्डा के बराबर। अभी थीटा इसके बराबर नहीं है, उसने कहा है ये है, तो हम इसको अरेज करते हैं। हम्म, हम्म, ये कह रहा है ये पूरा थीटा के बराबर है। तो अभी उसने कहा है मुझे लैम्डा बताओ। क्या क्या है? एन क्या है? एन किसके बराबर है? एन बराबर है हमारे इसके। एन को वहाँ फेंका, 2 लैम्डा को यहाँ लिया। ओके, सिंपल। तो डब्ल्यू साइन थीटा ओवर 2 लैम्डा, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन। Kirchhoff's second law is the consequence of basic principle of what? Energy. First law किसका प्रिंसिपल है? चार्ज का। सिंपल स्टफ, सिंपल, रटी रटाई बात, चार्ज फ्लोइंग इन द, नहीं, Kirchhoff's law, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, Kirchhoff's law की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक एंटरिंग अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। यस, तो ये कह रहा है कि आरो बना तो दिए, वो कह रहा है कि I1 इज इक्वल टू I2। ओके, सही बात है, ये आपको आप रट लो, आप ऐसे ही रट लो, ठीक है, बल्कि अभी तो होना नहीं है P2, तो फायदा क्या इसका, ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सर्किट एंड रेजिस्टेंस। हैं, ये तो गलत बात है। ईएमएफ की बात की है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द सेम सर्किट इन द अक्रॉस द सेम सर्किट। हाँ, एक सर्किट में जो ईएमएफ का सम है वही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होता है। ये गलत बात है, इसने ये क्या लिखा हुआ है? आगे आ जाओ। दैट सीम्स लाइक अ व्हीट स्टोन ब्रिज। लेट मी मेक वन फॉर यू गाइस। इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। डीसी पावर सप्लाई 12 वोल्ट्स की, इसने यहाँ स्विच भी नहीं लगाया हुआ, सॉफ्टवेयर पे चलता है हमसे। ये हो गया, ये हो गया 30 एंड बीच में हमारे पास है एमीटर। ओके 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 ओके, ये कोई लैम्प तो नहीं है बीच में? नहीं, वही है, ठीक है। हम्म, ये लो भाई। अब इसका दरमियान ये जो करंट है ना, हम्म, ये लो भाई, आ जाओ। ये बात याद रख लो, जब एमीटर में करंट जीरो हो यहाँ, या वोल्ट मीटर यहाँ लगा हो, और जब वो जीरो हो, इधर मैं करता हूँ करंट, इधर मैं करंट लिख देता हूँ, तो क्या होगा? इसको मैं भी कहता हूँ R1 R2, इसको मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, R1 R2 R3 R4। ये बड़ा ज़रूरी है, इसकी मैं वीडियो नीचे डाल लूँगा। ओके, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। यही बात अगर हम करें किरचॉफ सेकंड लॉ से करें तो यही आगे आएगा, क्योंकि V और R प्रोपोर्शनल होते हैं और करंट सेम है, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू V3 ओवर V4। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 ओवर R3, ये इसके आगे एक्सटेंशन आ जाएगी कि ये इसकी आगे एक्सटेंशन आ जाएगी R1 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R4, और यहाँ आ जाएगी V1 ओवर V3 इज इक्वल टू V2 ओवर V4। ओके,
तो लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब यहाँ करंट जीरो हो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इधर फर्स्ट कर लो, इधर है 3 वोल्ट, इसने यार ये क्या हो रहा है इसको, हाँ जी, आया, ये 3 वोल्ट इसने इस्तेमाल किए, यहाँ 3 वोल्ट इस्तेमाल किए, तो यहाँ कितने रह गए 6 वोल्ट, फर्ज करो यहाँ हाँ नहीं यहाँ 3 है ना, 12 है, बाहर है 12 यहाँ, तो यहाँ कितने रह गए 9 वोल्ट, और यहाँ कितने रह गए 9 वोल्ट, तो यहाँ के दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जीरो। तो करंट क्या है, वोल्टेज जीरो है, तो दैट इज करंट ने भी जीरो होना है, तो सारा करंट जो है वो इस तरह फ्लो कर जाएगा, यहाँ से कोई फ्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ जो है एमीटर वो है जीरो, करंट जीरो है, वोल्ट मीटर अगर लगा तो वो भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान वो जीरो है, यहाँ भी 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट होंगे, इसलिए ये है जीरो होगा। ओके, क्योंकि चार्ज कैसे फ्लो करता है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर, नहीं, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ होता 6 वोल्ट और यहाँ होता 2 वोल्ट, तो चार्ज कैसे फ्लो करता, तो यहाँ 6 वोल्ट होता, यहाँ 2 वोल्ट होता, तो चार्ज ऐसे फ्लो कर देता, ठीक है। चार्ज ऐसे नहीं करता कि चार्ज लो वोल्ट से हाई वोल्ट की तरफ फ्लो नहीं करता, गलत, चार्ज हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ फ्लो करता है, यहाँ 6 होता, यहाँ 2 होता, या यहाँ 3 होता, तो यहाँ चार्ज इस तरह फ्लो कर जाता। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके, फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, एंड टेम्परेचर ऑलवेज क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर हीट ऑलवेज ट्रांसफर, थर्मल एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। ये बात आप A2 में आके टेम्परेचर वाली में करोगे, ओके। अभी हमें R1 कितना है 10 और 30, यस, ये इसको हमने कहा, ये नहीं किया ना, ये इस तरह था, हाँ तो ये 10 है, ये 6 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6, ये आ गया 10, किलो है, किलो एंड में कट जाना है, किलो ने कट जाना है 30, और ये हमें चाहिए, ये LDR लगाया हुआ है, इसको हम x बोल देते हैं, तो 6/10 इज इक्वल टू x/30, x कितना आ जाएगा 18 किलो ओम, भी आंसर है। आगे चलो, a torch uses 3 lamps connected in parallel, how many lamps are there are 3 lamps, okay, connected in parallel and is powered by a cell of EMF 3 volt, negligible air resistance, each lamp dissipates a power of 0.60 volt of power, what is the current in the, ये इसी तरह जैसे आपके घर में क्या कहते हैं, बत्तियां जो लगी हुई हैं, उर्दू में मैं कहूँ बत्तियां, लाइट्स जो लगी हुई हैं वो पैरेलल होती है, वो सीरीज नहीं होती। ओ लेवल से ये बात आपको पता चलेगी, ए लेवल में आप इतनी बात ही पढ़ते नहीं हो, लेकिन ओ लेवल में आप पढ़ते हो कि ये जो कनेक्शन होते हैं ये पैरेलल होते हैं, सीरीज नहीं होते, ठीक है। आगे आपने करनी है इलेक्ट्रिकल, तो आपको घर वाली इलेक्ट्रिकल अगर आपने आगे करनी है तो आपको ये और डिटेल में पता चलेगी बात। कितने ये हैं, 3 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, सेल है, सेल है, तो सेल ही हमारे पास ऐसे बनता है। ये आ गया लैंप एक, मैंने ना स्विच लगाया, ना एमीटर लगाया, ना वोल्टमीटर लगाया, क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन छोड़ो, अभी कौन सी जरूरत है इसकी। आ जाओ, कितना है हमारे पास, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, करंट ये कितना है, ये है I, ये कितना है I1, ये कितना है I2, ये कितना है I3, ये कितना है I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या करंट तीनों में सेम रहेगा, लेट मी सी, uses 3 lamps and powered by a cell negligible resistance, हर लैम्प की पावर उसने दी हुई है, उसने हर लैम्प की पावर दे दी है। लेट मी सी, अगर उसने हर लैम्प की पावर दे दी है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, यार देखो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू VI, हर लैम्प पे वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, बल्कि मैं अभी एक के निकालता हूँ ना, एक लैम्प की निकालता हूँ, एक लैम्प में कितना करिए 0.60 वाट, उसने बताया हुआ है, 3 वोल्ट इज द पावर, 3 वोल्ट इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I, ओके। करंट हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.60 ओवर 3, 0.20, 0.20 एम्पियर, ओके। तो मतलब 0.20 इधर है 0.20, इधर कितने वोल्ट है 3 वोल्ट, इधर पावर कितनी है 0.60, तो इधर कितने हो जाएगी 0.20, सेम सेम बात होगी, क्यों 3 वोल्ट इधर है, पावर इधर किधर है 0.60, तो इधर भी 0.20 है, इधर भी 0.20 है, इधर भी 0.20 है, वोल्टेज सेम है, करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, पावर सेम है, तो जाहिर सी बात है करंट में भी सेम होना है, ठीक है। तो तीनों में हमारे पास करंट क्या है, सेम, इक्वल, तीनों में करंट क्या है, इक्वल, तो हम कर देंगे 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20, हमारे पास करंट आएगा 0.60 एम्पियर, ओके। तीनों में ये सेम थी, इसलिए हमने ऐड कर दी। अब ऐसे भी कर सकते हो कि आप टोटल पावर को ऐड कर लो, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पावर ऐसे नहीं होता कि पावर पैरेलल में जो है वो सेम रहती है, टोटल पावर हमेशा ऐड होगी, ठीक है। तो आप टोटल पावर को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास बनेगा, टोटल पावर कितनी बनेगी
0.60 प्लस 0.60 प्लस 0.60, ये हमारे पास बनेगा 1.8 वॉट्स। तो हमारे पास वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 3, और हमारे पास इंटू ये आ गया पावर इंटू करंट टोटल। ओके, करंट टोटल हमारे पास आएगा 1.8 इंटू 3, सेम आंसर आएगा 0.60। ओके, सेम आंसर आएगा। आगे जाओ, आंसर क्या है हमारे पास, सी। लेट्स मूव ऑन। सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एन एलडीआर। ओके, व्हाट डज एन एलडीआर डू? एक एलडीआर का क्या काम होता है, पहले आप ये सुन लो। एलडीआर की जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारे पास क्या चीज़ कम होगी, हमारे पास होगी रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, ये थर्मिस्टर की तरह ही है, थर्मिस्टर की तरह ही काम करता है। ओके, जब हम इंटेंसिटी कम करेंगे टेम्परेचर हमारे पास कम होगा, कम कम गर्म होगा और रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगी। ओके, थर्मिस्टर की तरह ही ये काम करता है। आ जाओ, फिक्स रजिस्टर। ओके, रजिस्टर फिक्स है, उसके अंदर अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि करंट जो है ये सीरीज में है, तो करंट जो है वो सेम है। करंट टोटल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू करंट 2। बेसिक स्टफ है, बेसिक से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, P1 आपके लिए इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इजी हो जाएगी। द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस। ओके, यार देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज कैसे करेंगे, लेट मी सी, लेट अस सी द Kirchhoff सेकंड लॉ व्हिच इज E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ओके, ये इसकी वीडियो मैंने पिछले पेपर में डाली है, और इसकी वीडियो देखनी ज़रूरी है। आसान फर सर आसान फरीद की वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। वो 3 वीडियोस बहुत एसेंशियल है, क्रूशियल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट उसको समझना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसका, और हम मेजर किसको कर रहे थे, हम इसको मेजर कर रहे थे, वी को, ईएमएफ को नहीं मेजर कर रहे थे। ओके, तो अब इसका क्या मतलब हुआ यार, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट बढ़ाओगे उसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज करेगी, मानते हो? हाँ जी, करंट बढ़ाओगे तो इसमें भी करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ाओगे तो टोटल करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो कांस्टेंट है, और करंट जो है इसके अंदर भी बढ़ जाएगा। सेम करंट फ्लो करेगा ना, सेम करंट फ्लो करेगा। आई टी यहाँ से भी सेम निकलेगा और यहाँ से भी सेम निकलेगा। ओके, इसके अक्रॉस क्या बढ़ जाएगा, करंट जो है वो बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो क्या चीज़ कम होगी, करंट बढ़ेगा तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इसके अक्रॉस वो कम होगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास वोल्टेज भी बढ़ेगा इसके अक्रॉस। ओके, लेकिन अभी वो कहता है कि कौन सी चीज़ डिक्रीज करनी चाहिए जब वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, द चार्ज मूविंग थ्रू पर यूनिट सेल, चार्ज थ्रू सेल पर यूनिट टाइम, इसको करंट बोलते हैं। करंट, करंट डिक्रीज करेगा, गलत। मैंने तो अभी कहा करंट इंक्रीज करेगा तभी वोल्टेज इंक्रीज करे, इतना बढ़िया आदमी, गलत। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, लेट अस सी, let us see the energy transfer to the fixed resistor per unit charge। ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। ओए होए, ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, that energy transfer to the fixed resistor per unit charge। क्या इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज कैसे करेगी? क्या हो गया इस बंदे को, पता नहीं क्या हो गया इस बंदे को। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन एलडीआर, एलडीआर पे लाइट इंसिडेंट, इसका क्या मतलब हुआ, लाइट इंसिडेंट डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो हमारे पास क्या चीज़ डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो करंट हमारे पास डिक्रीज करेगा। बल्कि करंट को हम अगर कह दे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, यस, वोल्टेज इज एन कांस्टेंट बट करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। यार बल्कि ये देख लो ना, वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट में कभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि करंट की वो है नहीं, करंट जो है अभी वो कांस्टेंट है, करंट की अभी कोई वो मसला नहीं आया करंट का। करंट इज कांस्टेंट राइट नाउ, करंट इज कांस्टेंट राइट नाउ। वाई कांस्टेंट, बिकॉज जो इधर से करंट, लोड जो है वो सेम है ना, लोड सेम है, ठीक है, तो इधर से जो करंट है वो इधर से हो रहा है। अब हम ये जो है इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ओके, तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा यहाँ से, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ से इंक्रीज करेगा, तो ये जो चीज़ है ये कम होगी। ये तो गलत हो जाएगा यार। देखो देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर, लाइट इंसिडेंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। करंट इज कांस्टेंट मैंने अभी कह दिया, क्योंकि करंट जो है वो सेम रहेगा, यहाँ से वो भी करंट फ्लो कर रहा है,
जिसका जितना वो फ्लो होना चाहिए इतना ही करंट वो फ्लो कर रहा है। वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, इधर से वोल्टेज इंक्रीज करेगा क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर ना, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करेगा, ये कम वोल्टेज इस्तेमाल करेगा, जाके हमारे पास ईएमएफ के बराबर हो, ठीक है। ईएमएफ के बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास ये ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करेगा, ये कम वोल्टेज इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये बढ़ जाएगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ये कम होगा और हमारे पास वो टोटल के बराबर आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आर सेम है और आई सेम है, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ी है? वोल्टेज बढ़ा है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज कांस्टेंट राइट नाउ। तो ये गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये इसको समझते हैं ऐसे, ये तो है सही है, लेकिन समझते हैं कि इसका क्यों है। डिटर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, इसका क्या मायने है? यहाँ भी ये क्या मायने होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल। ओके, ये इसका ये मायने होता है कि अगर मैं यहाँ एक वी लगा दूं, यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, ठीक है, या इवन यहाँ भी लगा दूं ये टोटल के साथ, तो ये तीनों सेम आएंगे और ये तीनों मुझे क्या रीडिंग देंगे? नॉट द ईएमएफ, ईएमएफ की नहीं देंगे, नॉट ईएमएफ, ईएमएफ की नहीं देंगे, मुझे देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द सेल, ठीक है। पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, टर्मिनल्स पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के टर्मिनल्स पे या बैटरी के टर्मिनल्स पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे ये देंगे। ये जो चीज़ है इसका ये मतलब है, मुझे वी, ये हमें, और हम वी को मेजर कर रहे होते हैं, ईएमएफ को मेजर नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये बात वीडियो हरासान फ्री की वीडियो मैंने बताई है। और जब कोई लोड अप्लाई ना हो तो ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तब आईआर नहीं होता, आईआर सिर्फ तब होगा जब कोई लोड मौजूद हो, और जितना जितना लोड बढ़ाते जाओगे उतना उतना करंट जो है वो बढ़ता जाएगा और हमारे पास लोड के दरमियान जो पीडी है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, करंट जो है वो बढ़ता जाएगा जितना जितना लोड बढ़ाते जाओगे, और बैटरी ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा हीट लॉसेस होंगे, ज़्यादा लॉसेस होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, जितना उसे रिक्वायर है वो कम होता जाएगा जितना जितना लोड बढ़ाते जाओगे, क्योंकि ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो अब हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया, जब हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया तो ये जो चीज़ है ये बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना अभी, ये बढ़ेगी। करंट जब बढ़ेगा तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? करंट के बढ़ने से ही हमारे पास वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कम होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल के टर्मिनल्स, अक्रॉस द सेल टर्मिनल्स कम होंगे, ये चीज़ कम होगी तो आईआर बढ़ेगा, आईआर का मतलब करंट बढ़ेगा, कहते हैं करंट, बैटरी ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है, बैटरी हीट लॉस ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा हो जाएगा, और छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट ये हो जाएगा, ईएमएफ कांस्टेंट ना होता है, आई जो है वो बढ़ जाएगा, आई जब बढ़ेगा तो हमारे पास ये वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई आर, आर इज कांस्टेंट है, वी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आई आई जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आर जो है इधर कांस्टेंट है, ये फिक्स रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी हैवी सवाल, हैवी सवाल। ओके, बट सारा ये कॉन्सेप्ट की गेम है, सारी ये गेम है कि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान फ़र्क पता है या नहीं। ओके, द सर्किट शोन कंटेन द सेल विद नेग्लिजिबल एयर इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ी गंदी बात की है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, सेल की सबसे ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, ठीक है। आप देखो 12 वोल्ट का एक सेल होता है, ठीक है, जो आप अपने टीवी के रिमोट पे डालते हो, लेकिन उससे आपकी बैटरी नहीं, इससे आपकी लाइट नहीं चलती। आपकी लाइट जो है वो एक चलती है बैटरी से, जो कि 12 वोल्ट की हो। 12 वोल्ट की बैटरी आपकी लाइट चला देती है, लेकिन आपकी 12 वोल्ट की सेल आपका नहीं चलाती लाइट। क्यों? क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 9 वोल्ट की होती है, 9 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अभी हम हो गए लेके वो नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, इसकी बात मान लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, ठीक है, उसने कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ई। अभी ई किसके बराबर है? ई इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ई जो है वो अभी सिर्फ बी के बराबर है, नॉट आई आर, ठीक है, आई आर नहीं है अभी। द इंटरपोटेंशियल डिफरेंस कॉस इज वी, द सेल इज रिप्लेस विद अ डिफरेंट सेल ऑफ द सेम ईएमएफ। ओके, दैट इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बात हुई ना, अब आया ना वो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, अब आया वो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास। ओके, ई वी न्यू कह देता हूँ मैं। ओके, तो इफेक्ट ऑन ई, ई में तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो है ईएमएफ सेम है, ठीक है, तो ये दो गलत है। इफेक्ट ऑन वी, वी डिक्रीज करेगा क्योंकि थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी वोल्ट, थोड़ी सा पोटेंशियल जो है ये चीज़ ले लेगा, थोड़ा सा आई, थोड़ा सा आर ये चीज़ इस्तेमाल करेगा, इसलिए थोड़ा सा पोटेंशियल, थोड़ा सा वोल्टेज ये इस्तेमाल करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज ये इस्तेमाल करेगा, इसलिए इसकी थोड़ी सी जो है बनिस्बत पहले के थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर डी, सी सी सी, यस सी। आगे आ जाओ, वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं इन द सर्किट शोन द बैटरी आर आइडेंटिकल एंड ऑल हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, 3 वोल्ट होती है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट, लेकिन 3 वोल्ट नहीं 1.5 इस तरह थी, लेकिन अभी हम कह देते हैं कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, कहाँ गया ये, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, ओके, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। डायोड को सुन लो, डायोड जब ऐसे कंडक्ट कर रहा हो करंट, फॉरवर्ड बाइस का है वो करंट, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है, आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आइडियल डायोड कहते हैं। और जब वो ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसे ही कर लेते हैं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, ओके। डायोड्स के बारे में आप आगे बढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट इन A2, ऑल ऑफ द रेजिस्टेंस हैव द सेम रेजिस्टेंस, डायोड्स वेरी रेजिस्टेंस कंडक्टिंग, वी नो। करंट सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कब है? करंट सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट तब होगा, ईएमएफ तो सेम है ना, इधर भी ईएमएफ सेम है, इधर भी ईएमएफ सेम है, ठीक है, तो टोटल तो सेम रहेगी, ठीक है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सेम 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 सेम, इधर भी जो टोटल है वो तो सेम ही रहेगी, तो तब टोटल रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, सिंपल सा है, V इज इक्वल टू आई आर, इसको क्या है यार, आ जाओ, V इज इक्वल टू आई आर, जब ये आर जो है ये कम होगा, ये आर जब ये कम होगा तो हमारे पास करंट जो है वो बढ़ेगा, ओके, क्यों? क्योंकि जब ये आर कम होगा तो हमारे पास ये करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो हमारे पास वोल्टेज है तो सेम रहना है, ईएमएफ जो है वो सेम ही रहेगी, एक चीज़ के कम होने से दूसरे का बढ़ना होता है, ओके। तो अभी इसके दरमियान क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? हाँ जी भाई, अभी इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, इस वाले की, एक ही बात कर रहा हूँ, पैरेलल में है ना, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है? पैरेलल में ऐसे हो जाता, ये इसी तरह जैसे कैपेसिटर सीरीज में, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, A2 में पता लगेगा, RT आ गई हमारे पास, R/2, ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसकी क्या आ जाएगी, ये सीरीज में, ओके, यहाँ से अगर मैं डायोड की बात नहीं की, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा RT इज इक्वल्स टू 2R, कैसे 2R? क्योंकि R प्लस R, ओके 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 ओके, इधर इधर क्या है, इधर ये है R और इधर ये है, ब्लॉक हो गए, तो इधर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, करंट सिर्फ एक जगह से फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसकी करंट रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी R के बराबर, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से वो फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, ब्लॉक यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, ओके, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R, ओके, तो सबसे कम रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी है, करंट सबसे कम, रेजिस्टेंस सबसे कम है R/2, R/2 है, तो मतलब इधर 2 होना चाहिए, यहाँ 2 आई है तो सही है, तो ये वोल्टेज सेम आएगा, ठीक है, सही बात है, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होनी चाहिए, करंट सबसे ज़्यादा होगा, करंट सबसे ज़्यादा A में है, आगे चलो, पोटेंशियोमीटर आ जाओ, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द EMF of a cell, okay, it is used to determine the EMF of a cell. The circuit includes a second level of EMF 1.5 volt and internal resistance is, okay, very interesting, okay, that is connected to a uniform resistance wire. यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास उसका एरिया सेम है, ओके, यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, एरिया इज यूनिफॉर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर हैज अ लेंथ ऑफ 0.96 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.50, ठीक है, लेंथ जैसे वायर की रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होती है जैसे एक फिक्स रेजिस्टर की तरह, मोबाइल कनेक्शन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, द गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है छोटे करंट को मेजर करने के लिए, इज 0 व्हेन लेंथ जी 0.64, क्या मतलब हुआ, जब ये 0.64 है तो जो यहाँ EMF है वो यहाँ EMF के बराबर है, ठीक है, जो यहाँ EMF है वो यहाँ EMF के बराबर है, ओके, व्हाट इज द वैल्यू, तो हमें यहाँ EMF ढूंढनी है, EMF यहाँ कैसे ढूंढेंगे, 0.64, ये भी याद रख लो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ओके, अगर ये प्लस होता ये माइनस होता फिर ये नहीं चलता, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तो ये काम नहीं करता, और मतलब यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो ये काम नहीं करता, ओके, क्योंकि तब ऐड हो जाती है, तब ऐड हो जाती है, प्लस माइनस एड्स अप, प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट्स,
ये माइनस के लिए भी, माइनस के लिए कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस माइनस। ओके, अभी 0.64 क्या थी हमारे पास, 0.64 इज द लेंथ, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला है, इसी तरह काम करेगा। टोटल कितनी है, 0.96। ईएमएफ कितनी है, ओ ईएमएफ नहीं लगाना, हम पोटेंशियल डिवाइडर में क्या लगाते हैं, ई लगा देते हैं वी आउट के लिए, वी आउट। लेकिन हम यहाँ ई कब लगाते हैं, हम कह रहे थे कि जो सारा ई है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, लेकिन अभी ये केस नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या लगाना है, हम यहाँ लगाएंगे वी, हम इधर लगाएंगे वी। अगर यहाँ ना होता इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐसे हो जाता केस, ऐसे हो जाता, तो तब हम यहाँ लगा सकते थे ई, हम तब लगा सकते होते हैं। लेकिन तब भी हम क्या लगा रहे होते, हम तब भी जो है इस वी को ही लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों बराबर है इसलिए हम उसको ये कर रहे होते हैं। अभी जो हमने यहाँ वी लगाना है तो हम ईएमएफ से आईआर को माइनस करते हैं वी ढूंढने के लिए। वी क्या आ जाएगा, ईएमएफ कितनी है 3, 1.5 है ईएमएफ। ओके, करंट कितना है, करंट कितना है, यू डोंट नो द करंट, इंटरेस्टिंग। ओके, तो हमें यहाँ फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ हमें पहले करंट ढूंढना पड़ेगा। करंट कैसे ढूंढेंगे, करंट हम ऐसे ढूंढेंगे, ईएमएफ कितनी है 1.5, करंट कितना है ढूंढना है। हाँ जी भाई, इस्तेमाल करते हैं हम करंट को। करंट हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ग्रीन से करते हैं, V इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, वी प्लस आई आर, तो ई वी इज टू ई माइनस आई आर। ई कितना है 1.5, आई कितना है 1.5, ध्यान से आर को देखना, ये वाला आ लेना 0.50। ओके, तो ये हमारे पास कितनी बनती है, आ जाओ, ये बनती है हमारे पास 0.75 वोल्ट्स। आ जाओ, इधर लगा दो 0.64 और 0.96 इंटू 0.75, ये किसके बराबर होती है, ये होती है 0.50 वोल्ट्स। आ जाओ भाई, हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल वो कह रही है विच पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, क्वार्क इज फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल, न्यूट्रॉन इज नॉट फंडामेंटल। व्हाई, बिकॉज न्यूट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ एक अप दो डाउन, प्रोटॉन इज कंसिस्ट ऑफ दो अप एक डाउन। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1, प्रोटॉन का मास होता है 1। न्यूट्रॉन का क्या मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। बल्कि मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ये है 1 और 0। ओके, आगे आओ, आगे वो क्या फरमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास होता है -1 और ये होता है हमारे पास 0। मास इसका इलेक्ट्रॉन का 0 नहीं होता, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं बात करते हैं। अभी उसने कहा था फंडामेंटल नहीं है, तो न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया डी। आजो फ्लोरीन 189, ये आप पेट स्कैनिंग में पढ़ोगे, ये थायराइड के लिए दिया जाता है प्रेशर, पेट स्कैनिंग में पढ़ोगे A2 की मेडिकल फिजिक्स में। ओके, रेडियो एक्टिव प्रेशर। ओके, अब ये फ्लोरीन 18 है, ये पॉजिट्रॉन डिके करता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूक्लियन द डिके। ठीक है, हाँ जी, इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो क्या बनती है, वो बनती है 18F और यहाँ बनता है 8, फ्लोरीन 8 का था ना, 9 का था उसने, 9। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है x। ओके, ये 18 ही रहेगा, बीटा प्लस कह देते हैं, बीटा प्लस, तो बीटा +1 होता है, इसका मास 0 होता है और इसका चार्ज क्या होता है +1, और इसका ये बीटा प्लस हुआ है, पॉजिट्रॉन हुआ है, एंटी मैटर कहते हैं, तो इसके साथ एक मैटर होना चाहिए जो कि है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो गामा की तरह होता है, गामा का भी 0 होता है। एंटी न्यूट्रिनो, जो एंटी न्यूट्रिनो होता है जब बीटा प्लस में रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन में बीटा माइनस में रिलीज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो मैटर होता है। ठीक है, तो उसके साथ एक एंटी मैटर रिलीज होता है ताकि वो एनाइलेट करे और एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, अभी हमारे पास न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, बीटा प्लस के साथ पॉजिट्रॉन हुआ है, तो उसके साथ हमारे पास यहाँ क्या होगा 8। यस, 8 + 9 = 9। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 8 प्रोटॉन है, न्यूक्लियन नंबर 8 18 है, मास नंबर 18 है, तो हमारे पास वो आ जाएगा न्यूट्रॉन्स 10। इसका आंसर है डी। आगे चलो, which statement is correct, a baryon is a hadron, okay, and consists of 2 quarks. No, it consists of 3 quarks. A meson is a hadron, okay, it consists of 3 quarks. गलत, it consists of 2 quarks. एक क्वार्क होनी चाहिए, एक
क्वार्क होनी चाहिए, एक एंटी क्वार्क होनी चाहिए। जैसे एक अप होनी चाहिए, एक एंटी अप होनी चाहिए, इस तरह। एक डाउन होनी चाहिए, एक एंटी डाउन होनी चाहिए। ओके, द इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इज अ लेप्टॉन। ओके, ये सही बात की है सर। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल, यस इट इज अ हेड्रॉन, नो इट इज अ लेप्टॉन। ओके, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आ जाओ। ओके भाई, अब आ जाओ, पेपर खत्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलो।